एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज जो काफी ट्रेंड कर रहा है कि वो है कि डीएमके लीडर उदयनिधि स्टालिन ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को रिलेट कर दिया है विद मस्कीटोस, डेंगू, मलेरिया एंड कोरोना। तो आपको देख के लग रहा है कि काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया है। थोड़ा बहुत हम लोग सनातन धर्म के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो दिस इज अ वेरी डीप एंड अ हायर कंसेप्ट। अगर आपको इसको समझना है तो आपको थोड़ा सा इसके लिए टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, फिलोसफर्स का वीडियोस देखना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ क्लैरिटी आएगा। लेकिन वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ। हम लोग इसके डेप्थ में आज बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ये सनातन धर्म को पॉलिटिकली क्यों यूज किया जाता है और इसका थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि ये टर्म जो है इसका यूसेज कहां से स्टार्ट होता है। तो चलिए थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हु इज उदयनिधि स्टालिन। तो ही इज द सन ऑफ एमके स्टालिन जो कि करेंटली सीएम है तमिलनाडु गवर्नमेंट में एंड ही इज अ पार्टी मेंबर ऑफ डीएमके। अब यहां पर हम लोग देखें तो ये जो है उदयनिधि स्टालिन ही इज अ पॉलिटिशियन, एट द सेम टाइम ये जो है एक लॉयर भी है एंड ही इज एक्टर। ये एक्टिंग भी करते हैं, साउथ इंडियन मूवीज में एक्टिंग भी कर चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं पॉलिटिकली एंड यू में से वहां पर सोसाइटी पर भी इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इस तरह का स्टेटमेंट अगर उनके द्वारा दिया जाता है तो ऑब्वियसली इसका जो है रैमिफिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये और भी इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ऑल्दो वो अभी बिजी हैं G20 समिट को लेके, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि इस तरह के रिमार्क्स को नीड प्रॉपर रिस्पॉन्स। उन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला है कि आप इस तरह के रिमार्क्स का कंडेम करिए, जाके प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप इसको कंडेम करिए। और इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो जनरली he does not expect from South because South से we generally expect some dignified and logical statements। तो इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो ये उनको काफी डेरोगेटरी लग रहा है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि ये काफी ज्यादा हीटेड डिबेट हो गया है। अब 262 सिटीजंस ने जो है वो सीजीआई को लेटर लिख के बोल दिया है कि वो सुओ मोटो कंटेम्प्ट केस कर दें अगेंस्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट उदयनिधि। उदयनिधि ने जो कहा है उसको वो बोल रहे हैं कि इट शुड बी टर्म्ड एज हेट स्पीच बिकॉज ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हार्म कर रहा है और तमिलनाडु गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट एक्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो वो सीजीआई को उन्होंने लेटर लिख दिया कि आप जो है इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट कर दें। नाउ अब ये जो इसका थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझते हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट इस टाइम पर क्यों आया है। बिकॉज पता है आपको ये जो ईयर है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं एंड देयर इज अ न्यू अलायंस कॉल्ड इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, शॉर्ट फॉर्म में इंडिया जिसको बोला जा रहा है, जिसमें डिफरेंट पार्टीज साथ में आए हैं टू काउंटर दी बीजेपीज इन्फ्लुएंस इन दी कंट्री। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके जो मेंबर हैं वो डीएमके भी जो है इस पार्टी मेंबर और एमके स्टालिन जो है इसके मीटिंग्स में भी जो है मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गया है ये कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए दिया गया है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है ये स्टेटमेंट जो है ये इंडिया अलायंस के अगेंस्ट भी जा सकता है बिकॉज जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है और इसको बीजेपी यूज कर लेती है अच्छे से तो दिस कैन गो अगेंस्ट द इंडिया अलायंस। तो ये बात की बात है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अगर इस चीज को समझना है कि ये स्टेटमेंट डीएमके पार्टी के एक मेंबर के द्वारा क्यों दिया गया है तो आपको थोड़ा सा इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री समझ जाएंगे, इसी कारण बोला जाता है कि इफ यू हैव रेड मॉडर्न हिस्ट्री तो आप न्यूज के कंटेक्स्ट को भी समझ पाएंगे अच्छे से। नाउ थोड़ा सा पीछे हम लोग जाते हैं, प्री इंडिपेंडेंस में 1916 की बात करते हैं तो उस समय एक जस्टिस पार्टी बनाई गई थी तमिलनाडु में। बेसिकली उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो उस समय क्या था कि जो पॉलिटिशियंस थे या जो लीडर्स थे वो एक सर्टेन बैकग्राउंड, हिंदू बैकग्राउंड से आते थे जो कि बेसिकली ब्राह्मणिक आप बोल सकते हैं हेजीमनी था उस समय पॉलिटिकल पोजीशंस को लेके। और उस समय कांग्रेस को भी, जो कांग्रेस की पार्टी थी वहां पर आप बोल सकते हैं मद्रास में, तो वहां पर बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं था डिफरेंट फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। तो इसी कारण वहां पर एक जस्टिस मूवमेंट चलता है जिसमें नॉन ब्राह्मण लीडर्स आगे बढ़ के आए, जैसे टीएम नायर, चेट्टी साहब थे, मुदलियार साहब थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इसके बाद जो है इनका लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेशन भी बढ़ा, एक जस्टिस पार्टी बनाई गई और उसके बाद जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। इसके बाद कुछ मूवमेंट है, जैसे पता है आपको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी बहुत फेमस हुआ था जिसको लीड किया था ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको हम लोग पेरियार भी बोलते हैं, एंड दिस वाज अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड सुप्रीमेसी। दीज फर्दर मूवमेंट्स लेड टू द्रविडर काजगम ऑर्गेनाइजेशन जो बना और फर्दर जो है इसमें फिर फैक्शंस बनते चले गए, आपको पता है डीएमके, एआईडीएमके। तो मॉडर्न डे पार्टीज जो हैं, जो आप बोल सकते हैं डीएमके और एआईडीएमके हैं, इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है वो जस्टिस मूवमेंट और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में जाता है। तो अब अगर डीएमके के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो सनातन धर्म को इक्वेट करना चाह रहे हैं विद ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी और डोमिनेंसी को लेकर जो है यहां पर रिलेट कर देना चाह रहे हैं और बेसिकली कास्टिज्म से रिलेट करना चाह रहे हैं कि उनको जो है इससे कुछ पॉलिटिकल गेन्स आ जाए। तो आपको कुछ अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो आप समझ पाते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है। अब इसके बारे में हम लोग देखें। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर द पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस। थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं कि ये टर्म कहां से ओरिजिन होता है, इसको कैसे हिस्ट्री में यूज किया गया है। तो अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो इसका जो जिक्र है वो भगवत गीता में देखा जाता है। बेसिकली एक कन्वर्सेशन है बिटवीन अर्जुना एंड कृष्णा, पूरा भगवत गीता ही यही है। तो उसमें एक जगह पे अर्जुन जो है वो कृष्ण को बोलते हैं, व्हेन द क्लैन इज विशिएटेड द सनातन धर्म ऑफ द क्लैन आर
डिस्ट्रॉयड। उनका मतलब है, कहना है, वो पूछ रहे हैं कृष्ण से, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लड़ने का जो शौक नहीं है और वो पूछ रहे हैं कि वो ये लड़ाई क्यों करें। और उनका कहना है कि अगर उनका क्लैन जो कुरुवंश है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि जो उनका एज ओल्ड धर्मा जो उनका क्लैन फॉलो करते आया है, जिसको वो सनातन धर्म बोल रहे हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सनातन धर्म का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसके एटिमोलॉजी में जाएं तो दैट इज इटर्नल ड्यूटी जिसको बोला जाएगा, और बेसिकली इसको सोल से रिलेट किया जाता है। तो यहां पर जो इटर्नल ड्यूटी ऑफ सोल है वो भी यहां पर वैनिश हो जाएगा। ये जो है वो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं। तो यहां पर से ये सनातन धर्म लिया गया टर्म है और इसको फिर फर्दर हिस्ट्री में भी यूज किया गया। अगर आप देखेंगे बाकी रिलीजन्स में भी, क्योंकि वी बिलीव इन रीइंकार्नेशन एंड आपको पता है रीबर्थ में हम लोग बिलीव करते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है आपको कहां भी देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म में भी देखने को मिलते हैं एंड इवन जैनिज्म। तो सनातन का जो आप बोल सकते हैं रेफरेंस है, ये दूसरे रिलीजन में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि जिसका ओरिजिन बेसिकली हिंदुइज्म से ही है। लेकिन कुछ ऐसे रिलीजन है जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जहां पर रीबर्थ का कंसेप्ट को माना नहीं जाता है, वहां पर आपको इस तरह का कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग इसके थोड़े से पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाते हैं। नाउ लेट 19th सेंचुरी में आपको पता है 1820 से 1830 आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है फॉर यूपीएससी तो आपको पता होगा कि उस समय ब्रह्म समाज बना, फिर लेटर ऑन जो है वो आर्य समाज बनाया गया। बहुत सारा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चल रहा था। अब ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बेसिकली थे क्या, तो ये क्या थे कि जो ओवर द टाइम जो हिंदू कल्चर में, हिंदुइज्म में जो कुरीतियां पैदा हो गई थी, जैसे सती प्रथा, अर्ली मैरिज या जो भी चीज थे, जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, तो इसके अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट्स क्रिएट किए गए। अब ये इनका काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स था, सोसाइटी में काफी अच्छे चेंजेस आ रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सर्टेन सेक्शन ऑफ हिंदू, आप बोल सकते हैं हिंदू पॉपुलेशन ने इसको परसीव किया एज अ थ्रेट टू देयर रिलीजन। अब उनको लगा कि ये जो है ये पूरी तरह से चेंज करें, बिकॉज आर्य समाज का पूरी तरह से कंसेप्ट अलग था। वो बिलीव करते थे वेदास में एंड दे थॉट दैट वेदास आर इनफैलिबल। जो भी वेदा में लिखा हुआ है वो एकदम एग्जैक्ट वैसे फॉलो होना चाहिए। वो रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे, बहुत सारी चीजों में बिलीव नहीं करते थे। तो वहां पर 19th सेंचुरी में कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया कि सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने ये माना कि ये जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स है दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन आल्सो। ना उस समय क्या हुआ कि सनातन धर्म को लेके काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि इसे हमें प्रोटेक्ट करना है एट एनी कॉस्ट। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म जो कि आप भगवत गीता में यूज किया गया था, वो बेसिकली यूज होने लगा एज अ पॉलिटिकल यू मे से स्टैंड। यहां पर डिफरेंट पार्टीज बन के आई, जैसे भारत धर्म महामंडल, जिन्होंने इस पीरियड में जो है उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट हिंदू रिलीजन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद सनातन धर्म। उन्होंने रिलेट किया कि ये जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हैं, आर्य समाज या ब्रह्म समाज जो प्रोपोगेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट रियल हिंदुइज्म और हमें जो है एट एनी कॉस्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस एज अ कॉल्ड सनातन धर्म। अब यहां पर आप देखिए जो मूवमेंट था ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि पंजाब में, अगर आप पंजाब का सेंसस रिपोर्ट देखेंगे 1891 में, पंजाब में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पकड़ लिया था कि वहां पर आर्य समाज का क्योंकि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, तो उसको काउंटर करने के लिए वहां पर डिफरेंट मूवमेंट्स चल रहे थे। तो जो सेंसर कराया गया, वहां पर सेंसस सुपरिटेंडेंट का कहना था कि वहां पर हिंदूज ने अपने को अपने रिलीजन वाले कॉलम में हिंदू नहीं लिख के दे रोट एज सनातन धर्मीज। तो यहां पर से ये जो पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ सनातन धर्म जो स्टार्ट होता है, वो आप समझ सकते हैं कि इट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। ठीक है, और इसके पीछे हमने देखा कि इसका किस हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो ये भगवत गीता में दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर ये मैंने ऑलरेडी बोला कि सनातन धर्म इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, समझने के लिए आपको काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। तो सनातन का अगर आप एटिमोलॉजी से समझेंगे तो दैट इज कॉल्ड इटर्नल। जो किसी भी चीज का ट्रू नेचर होता है, जैसे सोल का ट्रू नेचर दैट इज प्योर, वो पूरी तरह से प्योर है। ठीक है, आप हो सकता है कि वो किसी टाइम पर जो है वो किसी ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका ट्रू नेचर जो है दैट इज फ्री एंड दैट इज प्योर। तो जो भी इटर्नल नेचर होता है किसी भी चीज का, वो चेंज नहीं हो सकता है। और यहीं पर जो है सनातन धर्म को जो है दैट इज इटर्नल ड्यूटी, आपका इटर्नल ड्यूटी जो है इज टू मीट विद द हायर यू मे से अथॉरिटी, हायर पावर। आपसे जो सोल का जो रियल पर्पस है इज टू मीट इट्स दी हायर अथॉरिटी। तो इस चीज को सनातन धर्म में बोला जाता है। अब हो सकता है कि ये बीच में ऑब्वियसली मैंने बोला दिस इज अ वेरी डीप कंसेप्ट, लेकिन आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है कि किसी भी चीज का ट्रू नेचर चेंज नहीं किया सकता। जैसे आपको पता है अगर हम लोग नेचर की बात कर लें तो हवा का जो है वो क्या स्वभाव है, वो है बहना। अगर आप बोलेंगे आग का क्या स्वभाव है, वो है जलना। तो इसी तरह का सोल का भी जो है वो बेसिक नेचर बताया गया है। ऑल्दो वो डिफरेंट जब ह्यूमन फॉर्म में आता है तो इट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट रिलीजन, बट इसका ट्रू नेचर क्या है, इट्स टू मीट विद दी हायर बीइंग। तो ये जो है सनातन में आपको बोला जाता है कि ये कंसेप्ट माना जाता है और ये बहुत ही यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन से बाउंड है। आप सनातन धर्म का आप बोलेंगे रेफरेंस हमने देखा कि बाकी रिलीजन्स में भी देखने को मिला है। तो ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, इसे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में आप जो है वो आप बोल सकते हैं लिमिट नहीं कर सकते हैं। इसी कारण ये बहुत डीप कंसेप्ट है और इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अबाउट सनातन धर्म, इसके कुछ पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी हमने समझा। और अगर इस पे बेस्ड कभी कुछ क्वेश्चंस भी आता है, आप एनालाइज करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इवन यूपीएससी, तो आप इन सारे फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं और जो है इन सारे मतलब आप समझ सकते हैं जो हमने आज डिस्कस किया इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर योर एकेडमिक पर्पसेस आल्सो। तो आगे हम लोग इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा एजुकेशनल
कंटेंट भी मिलेगा एंड वी विल कवर दी करंट कंटेक्स्ट ऑल्सो, तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा भी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।